हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोनिका और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14। ठीक है, आज की डेट है 7 अगस्त 2021 और आज भी हम करेंगे राजनीति विज्ञान का जो पहला पार्ट है सत्ता में साझेदारी, उसकी नेक्स्ट वर्कशीट। पिछली वर्कशीट्स में हमने बेल्जियम और श्रीलंका जो दो देश हैं उनकी सत्ता की कैसे साझेदारी है उसके बारे में जाना। आज हम कुछ और विस्तार से जानेंगे सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता हमें क्यों होती है और इसके कुछ और पहलू। ठीक है, चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो भिन्न रूपों को पिछली दो कार्यपत्रों 12 और 13 में देखा। भिन्न मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम में ये था कि कैसे जो इतने अलग अलग समुदाय थे वहाँ पे भाषा के आधार पर उनको उन्होंने एक साथ लाने की कोशिश करी और सबको अपनी अपनी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करी एक सामुदायिक सरकार बना के। ठीक है, और श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में उन्होंने बहुसंख्यकवाद की सरकार बना दी जिसमें सिर्फ एक ही जो बहुसंख्या में लोग थे सिन्हली भाषा बोलने वाले उनकी सरकार बना दी, उनका दबदबा बना दिया और जिससे कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे जैसे कि तमिल वो उनसे बहुत ही नाराज हो गए। ठीक है, तो ये दो तरह की हमने सत्ता में साझेदारी देखी है। ठीक है, बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया ताकि वहां होने वाले आपसी टकरावट को रोका जा सके। ठीक है, टकराहट को रोका जा सके। तो आपसी जो टकराहट है दोनों समुदायों के बीच उसको रोकने के लिए उन्होंने बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन किए। क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, मैंने बताया भी था आपको कितने संशोधन किए थे बेल्जियम ने? 4। ठीक है, याद रखना आपको। श्रीलंका में 1956 के कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया जिस कारण वहां तमिल बेगानापन महसूस करने लगे और वहां गृह युद्ध छिड़ गया। बेगानापन क्या होता है? जब कोई हमें अपना सा न लगे और हमें कोई धिक्कार दे, ठीक है, एकदम साइड में कर दे कि क्योंकि तुम अल्पसंख्यक हो तुम तो साइड हो जाओ, हम हैं मुख्य, हम हैं मेन क्योंकि हम बहुसंख्या में हैं। तो श्रीलंका में ये किया किसने किया? सिन्हली समुदाय ने सरकार बना दी उनकी बहुसंख्यकवाद वाली। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी की जरूरत क्यों है हमें, वो क्यों आवश्यक है और उसके पीछे क्या तर्क हैं वो देखेंगे। ये जो टेबल बनी है बहुत ही बढ़िया टेबल है बेटा, आप इसको अपने नोटबुक में जरूर बनाइए। आपको ये सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता का अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है आपके पास एक आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम इसके 2 तरीके के तर्क दिए हैं। ठीक है, एक तो युक्तिपरक तर्क दिया है और दूसरा है नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क मतलब होता है कि जिसमें सबकी जो अच्छाई और बुराई देखी जाती है किसी चीज की, ठीक है, उसको करने के लिए। तो सबसे पहले विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करना, तो सत्ता में साझेदारी ये करती है। ठीक है, सामाजिक समूहों के बीच के आपसी टकराव को कम करती है। ठीक है, और राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक है, ये नहीं होता कि वो बार बार राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें उथल पुथल मचती रहे, उसको एक ठहराव देती है। ठीक है, स्थायित्व प्रदान करती है। नैतिक तर्क क्या है? ठीक है, मॉरल क्या होते हैं इसके? सत्ता में साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र मैं आपको बहुत बारी समझा चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ वर्कशीट्स में। लोक मतलब लोग, लोगों का तंत्र जिसमें लोग ही सबसे ऊपर हैं, लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई है। ठीक है, और सत्ता में साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। इससे क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सरकार में, अपने जो राजनीति है उसमें हिस्सा लेने का मौका मिलता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुनवाई होती है। ठीक है, सरकार ज़्यादा जिम्मेदार बनती है जब सत्ता में साझेदारी होती है। सरकार को वैधता प्रदान करता है। वैधता क्या होता है? जो सब कुछ वैध हो, कुछ लीगल हो। ठीक है, कि ऐसी सरकार होती है जो मान्य है, उसको हम बोलते हैं वैध सरकार। ठीक है, तो ये नैतिक तर्क हैं। आपको कभी कभी एग्जाम में सिर्फ नैतिक तर्क पूछा जाता है, तब आपने ये 2 पॉइंट्स के बारे में बताना है। आपको अगर एग्जाम में सिर्फ युक्तिपरक तर्क के बारे में पूछा जाता है तब आपने ये 2 पॉइंट्स बताने हैं। अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, तब आपने ये दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है जैसे ये पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्ता में साझेदारी का जो स्वरूप है वो कैसा होता है? ठीक है, किस प्रकार की सत्ता में साझेदारी होती है और उसको समझना है हमने, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत आसान है, ध्यान से समझना, बहुत इजीली समझा दूंगी मैं आपको। मीनिंग कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सत्ता में साझेदारी का स्वरूप, उसका रूप क्या है, किस तरीके से, कितने कितने तरीकों से हम सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं या होती है, ये है तरीके।
ठीक है, चलो एक तरीका है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब बोलोगे मैम ये इतना भारी भरकम वर्ड क्यों ले आए हो? ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है? ऊ से याद रखना आपने एक वर्ड ऊपर। क्या याद रखना ऊ से आपको? वर्ड ऊपर। ऊपर से नीचे की लेवल की सरकार है ये, ऊपर से नीचे की लेवल। सबसे ऊपर जैसे हो गई केंद्र सरकार, उसके नीचे आ गई आपकी राज्य सरकार, सबसे नीचे आ गई आपकी स्थानीय सरकार। इससे आसान तरीका कोई नहीं है इसको याद रखने का। मुश्किल वर्ड लगता है लेकिन एक बारी में अगर आपको उसको मीनिंग समझ में आ जाएगा आप वर्ड भी नहीं भूलोगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, सीधा, लंबा। तो इसमें क्या है, जो सत्ता है वो कैसे विभाजित होती है? ऊपर से नीचे। सबसे पहले बड़ी सरकार जो पूरे देश को चला रही है, केंद्र की सरकार, फिर होगी जो छोटे छोटे क्षेत्रों की सरकार है हमारी, राज्यों की सरकार, नेक्स्ट में आती है और भी एकदम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, स्थानीय सरकार। तो ये है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। दूसरा क्या है? दूसरा आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है आपका सत्ता का क्षैतिज वितरण, ठीक है। अब क्षैतिज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा लंबा वाला ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो जो सत्ता का वितरण है वो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं हो रही है ना। इसमें हमने ऊंच नीच देखी कि सबसे ऊपर बड़ी वाली सरकार जो पूरे देश की है ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इधर आ गई आपकी विधायिका, मैं पूरा नहीं लिख रही, ऐसे लिख रही हूँ ताकि समझ में आए। विधायिका, यहाँ पे आ गई आपकी कार्यपालिका, यहीं पे आ गई आपकी न्यायपालिका, ठीक है। अब क्या इसमें क्या बात बता रहे हैं कि ये जो क्षैतिज वितरण है, हॉरिजॉन्टल, सीधी लाइन में एक ही लेवल पे, जो विधायिका है उसका काम है कानून बनाना, ठीक है। जो कार्यपालिका है उसका काम है उस कानून को लागू करना, ठीक है। कार्य मतलब होता है काम करना, है ना। तो जो कानून बन गया उसको काम में लाना, वो कौन करेगा? कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? जो कानून बना है और जो लागू हुआ है उस कानून को देखना कि वो कानून जो है उसका कोई उल्लंघन ना करे। दूसरी बात ये देखना कि वो जो कानून विधायिका ने बनाया है और कार्यपालिका लागू कर रही है वो हमारे संविधान के जो सिद्धांत है बिल्कुल उससे मिलता जुलता हो, कहीं भी ऐसा ना हो कि वो हमारे संविधान के जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध हो, खिलाफ हो, ठीक है। तो ये काम ये होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण की हर जो ये अंग है जो सरकार का, ठीक है, इनके पास अलग अलग अपनी शक्तियां हैं, अपनी सत्ता है, अपने काम के उनके अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी होता है कि ये आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण भी बनाए रखते हैं कि अगर कभी ऐसा हो, जैसे नियंत्रण कैसे बना रहे हैं, न्यायपालिका नियंत्रण बना रही है ना, वो चेक करती रहती है विधायिका जो कानून बना रही है वो संविधान के मुताबिक है या नहीं। अगर नहीं होता ना संविधान के मुताबिक कानून, तो न्यायपालिका उसको वो रद्द भी कर सकती है उस कानून को, ठीक है। तो ये इतनी ताकत दी गई है उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और ये नहीं होता कि विधायिका जो है वो न्यायपालिका के काम के बीच में अड़ंगे डालेगा या उसके काम के बीच में कुछ बोल सकता है, ये नहीं कर सकते वो उनके संविधान में हमारे ये लिखा ही नहीं है कि वो कर सकते हैं। समझ रहे हो अब इस चीज को, ठीक है। तो ये था क्षैतिज वितरण, ठीक है। बस याद रखना है ऊर्ध्वाधर लंबा, क्षैतिज ऐसा लेटा हुआ एक जैसा, और अब इसमें आप लेवल्स वगैरह सब आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो थर्ड तरीका है जिसमें हम सत्ता की साझेदारी देखते हैं, वो क्या है? विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे कि भाषाई या धार्मिक, विभिन्न सामाजिक समूह, भाषाई या धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। जैसे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनी थी, ठीक है, जिसमें सामाजिक समूहों को सरकार बनाने का मौका मिल जाता है, सत्ता उनमें बांट दी जाए। जैसे बेल्जियम में बांट दी, फ्रेंच को भी बोल दिया सरकार बना लो, डच को भी बोल दिया, जर्मन्स को भी बोल दिया कि आप अपनी सरकार बना लो, लेकिन उस पर सांस्कृतिक और भाषा के जैसे कोई मुद्दे होंगे उस पर वो नियम कानून बना पाएंगे, ठीक है। लास्ट, विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का वितरण, ठीक है। दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव डालने वाले। किस पे दबाव डालेंगे दबाव समूह? ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसे समूह होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। सामाजिक समूह भी वही हो गए जो सोशल, समाज के जो ग्रुप्स हैं कुछ, जो राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं। क्या करने के लिए? लोगों की जरूरतें और मांगों को ध्यान में रखने के लिए कि कोई कानून उनको पसंद नहीं आ रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, सरकार को उनकी गलतियां बताने के लिए, तो वो ये चीजें करते हैं, ठीक है। और इनके बीच जब सत्ता का वितरण होता है तो ये भी एक तरीका है जिसको हम सत्ता में साझेदारी बोलती है। इन दबाव समूहों और सामाजिक समूहों के इन कार्यों की वजह से जो राजनीतिक दल है ना, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं,
सरकार में जो होती हैं या जो सरकार में नहीं होती, ऑपोजिशन में होती हैं, वो सब ये कोशिश करते हैं कि कैसे इनकी मांगे और इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखें और वो अपने काम को सही तरीके से करने पे विवश हो जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो सरकारें हैं या राजनीतिक दल हैं उनको जनता के लिए ही काम करना है, ठीक है। तो ये था सत्ता में साझेदारी का स्वरूप। बहुत इजी तरीके से समझाया है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, मैं बता दूंगी आपको अगर कोई भी वर्ड या कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन आंसर्स एंड दीज आर वेरी सिंपल। सिर्फ इसमें सही विकल्प का चयन करना है। मुझे तो लगता है आप मेरे बिना बताई कर लोगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का युक्तिपरक तर्क कहा जा सकता है। अब हमने 2 तरह के तर्क पढ़े थे, याद है आपको? याद है कि नहीं? वापस ले जाऊं, युक्तिपरक और नैतिक तर्क, ठीक है। इसमें सिर्फ आपसे युक्तिपरक तर्क पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या ऑप्शंस दिए हैं और फिर हम आंसर करते हैं इसके। ये सरकार को वैधता प्रदान करता है, ठीक है, ये हमारा वो था, नैतिक था। ये लोकतंत्र की आत्मा है, ये भी नैतिक था। ये राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है, ये कैसा था? यही आंसर है आपका, ये राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है, आपका आंसर है, ठीक है। तो ये सी पार्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है, युक्तिपरक। ये जो बाकी दोनों हैं ये नैतिक वो थे, तर्क थे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का क्षैतिज वितरण है, ठीक है। हम क्षैतिज के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, नो। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के मध्य सत्ता की साझेदारी, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। मैंने आपको ऊर्ध्वाधर बताया था, ऊपर से नीचे, तो जाहिर सी बात है क्षैतिज हमें अपने आप याद हो जाएगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डन, सिंपल हो गया ये। आपको ये काम करना है, 2 क्वेश्चन है ये, इसके अलावा आपने ये 2 टेबल्स बनाने हैं अपने नोटबुक में, ज़रूर बनाने हैं दोनों टेबल्स, ठीक है। तभी वर्कशीट कंप्लीट होएगी, नहीं तो फिर आपको इस वर्कशीट में से क्या समझ में आएगा, क्या आप इसमें से लर्न करेंगे, वो ये है मेन चीज़, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। मैं वर्कशीट्स के अलावा भी बहुत जल्द आपके लिए और बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाली हूँ आपके सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। And please do like and share this video. I will see you next time with a new worksheet and a new video. This is Monica ma'am saying bye-bye. Take care of yourself.